मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला बुलंद हो तो फिर फासला क्या है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अभी 10th की तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे और अभी तक नहीं लगे हैं तो फिर अब से आगे जाने का टाइम भी नहीं है, अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए, हम लोगों ने एक साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में भी इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था विद्युत की। विद्युत के बारे में मैंने आपको बताया था विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में मैंने बताया था आपको कि जैसे जल धारा होती है, वायु धारा होती है, पवन धारा होती है। जल धारा का मतलब क्या होगा? जल जो है बह रहा है तो इसको क्या कहेंगे? जल धारा कहेंगे। पवन बह रहा है तो क्या कहेंगे? पवन धारा कहेंगे। और उसी प्रकार विद्युत बह रहा है तो फिर क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जल बह रहा है तो जल हमें पहचान में आती है, वायु बह रहा है तो वायु भी पहचान में आती है, लेकिन वही विद्युत बह रहा है तो हमें विद्युत तो पता ही नहीं है। सवाल यही पर आकर खड़ी हो जाती है कि आखिर विद्युत क्या है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था और आज के वीडियो में हम लोग पूरे विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। तो विद्युत कहिए, विद्युत कहो या फिर इसके बदले में आवेश कहिए, बात बराबर है। देखिए, जब भी कोई वस्तु अपने गुण से हटकर थोड़ा सा अलग गुण प्रदर्शित करने लगे, समझ जाइएगा उसमें विद्युत आ गया है। मैंने क्या कहा? जब भी कोई वस्तु अपने गुणों से हटकर थोड़ा सा अलग गुण प्रदर्शित करने लगे तो समझ जाइएगा कि उसमें विद्युत आ गया है, उसमें आवेश की उत्पत्ति हो गई है। जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसे बालों में जोर से रगड़ता हूँ और रगड़ने के बाद आप देखेंगे मैं अपने बाल के पास लेकर आऊंगा तो बाल जो है मेरे खड़े हो जाएंगे। आप यह क्रिया जो है आप अपने कलम के साथ और छोटे छोटे पेज के टुकड़े लेकर भी दोहरा सकते हैं। छोटे छोटे पेज के टुकड़े जाकर कलम में सट जाते हैं, जबकि बाल से रगड़ने से पहले कलम से छोटे छोटे टुकड़े सटते थे क्या? नहीं सटते थे ना। इसका मतलब है कि कलम में आवेश आ गया, कलम में विद्युत आ गया। विद्युत मतलब आवेश, विद्युत मतलब आवेश। अब थोड़ा सा यहाँ पर आवेश के बारे में तो आपको पता चल गया। अब देखिए, आवेश जो है ना, आवेश दो तरह का होता है। आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। आवेश दो तरह का होता है। एक होता है गतिशील, माने आवेश चल रहा है, और एक होता है विराम। गतिशील आवेश और दूसरा होता है विराम आवेश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिव चार्ज। जो गति कर रहे हैं उसको गतिशील आवेश कहेंगे, जो गति नहीं कर रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, उसको हम लोग विराम आवेश कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो रेस्ट चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब एक गतिशील आवेश जो है, इसी गतिशील आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसी गतिशील आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। जब भी आवेश लगातार गति करने लगे एक दिशा में तो समझ जाना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और विराम आवेश जो है वो तो कहीं गति करता ही नहीं है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, एक गतिशील आवेश जो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा सा सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं समझा दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोनों उत्पन्न करता है, यानी ये गतिशील आवेश जो है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि विराम आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
अब सवाल यह उठता है कि एक विद्युत क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखा है Q, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा है Q, ठीक है। ये एक बॉडी है, इस पर हम लोगों ने क्या रखा है, मान लीजिए कि यह एक बॉडी है, इसमें प्लस Q चार्ज। अब प्लस Q चार्ज है, अगर हम इधर से माइनस Q चार्ज को लेकर आना चाहे या प्लस Q चार्ज लेकर आना चाहे, तो यह प्लस Q चार्ज जब जैसे इधर आएगा तो यह इसको क्या करेगा, सॉरी माइनस में ले लीजिए, माइनस Q चार्ज जैसे आएगा प्लस Q चार्ज उसको क्या करेगा, खींचेगा, बल लगाएगा। और प्लस Q चार्ज आता तो बल लगाता बाहर की तरफ, माइनस Q चार्ज आ रहा है, बल लगा रहा है अंदर की तरफ। ध्यान रखिए, वह क्षेत्र जहां तक यह चार्ज जो है बल लगा सकता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलो चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए हम चुंबक रखते हैं, चारों तरफ लोहा का बुरादा बिछाते हैं, राइट, बिछाते हैं। उसके बाद आप देखिए चुंबक जिस जहां तक के बुरादे को अपने आप में सटा लेता है, आकर्षित कर लेता है, उस लोहे के बुरादे, उस क्षेत्र तक को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गया। जिस क्षेत्र तक विद्युत बल लगता है, विद्युतीय क्षेत्र, जिस क्षेत्र तक चुंबकीय बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका मतलब हुआ कि गतिशील आवेश से चुंबकीय बल लगा सकते हैं, बिना आवेश चुंबकीय बल नहीं लगा सकते। ये बात क्या आपको समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा सा हम इसको बोर्ड साफ कर देते हैं। अभी मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है, अब आते हैं आवेश की तरफ। आवेश, आवेश के बारे में इतना समझ में आ गया कि यह विद्युतीय क्षेत्र लगाता है, चुंबकीय क्षेत्र लगाता है, और आगे जाकर पढ़ोगे कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्सर्जित करता है। आवेश वही होता है जो विद्युतीय बल लगाए, चुंबकीय बल लगाए, वही आवेश है। अब आवेश के बारे में एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बोलिए मेरे साथ, बोलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के साइंटिस्ट थे भैया? अमेरिका के साइंटिस्ट। अमेरिका के साइंटिस्ट लोग वैसे ही बहुत फेमस है लोग, वैसे ही ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने सबसे पहले यह बात बताई। कौन सी बात बताई? जो आज आप जानते हैं कि आवेश जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है धन आवेश, अंग्रेजी में कहते हैं केटायन, और दूसरा होता है ऋण आवेश, अंग्रेजी में कहते हैं एनायन। यही इन्होंने बताया। और उस समय केवल धन आवेश ऋण आवेश बता देना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस समय इस आवेश के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित थी। ठीक है, अब बताइए, अब देखिए धन आवेश और ऋण आवेश। अब इतना समझ में आ गया ना कि आवेश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं भैया। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। लेकिन केवल यह कह दे कि बात बनती है क्या? नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि अगर आप आवेश का प्रकार बताइए तो फिर ये भी तो बताना पड़ेगा कौन सा आवेश किसको कैसे आकर्षित करता है। तो उस समय जो है दो प्रयोग प्रमुख किए गए थे। सबसे पहला प्रयोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1, क्या किया गया? कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम के धागे से। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कांच की छड़ को किससे रगड़ा गया? रेशम के धागे से रगड़ा गया। रगड़ने के बाद क्या मिला? रिजल्ट सुनना। रगड़ने के बाद क्या मिला? इस पर आया धन आवेश। जैसे हमने क्या किया, कांच के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ दिया, रेशमी वस्त्र से रगड़ दिया, तो इस पर धन आवेश आया। अभी भी पता चलेगा आपको कि यहाँ पे धन आवेश कैसे आ गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एबोनाइट का छोड़ दिया। एबोनाइट, इसको इन्होंने रगड़ा बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से इन्होंने रगड़ा। अच्छा एक बात बताओ, आप उनको कैसे पता था कि इसको धन आवेश है?
नहीं पता था ना, नहीं पता था। और इस पे ऋण आवेश भी है, नहीं पता था उनको, बिल्कुल नहीं पता थी। आपको, हम लोग को भी पता नहीं चल सकता है। अब उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि पहले कांच के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा तो आवेशित हो गया कांच का छड़। उसी तरह एक नाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, ये भी आवेशित हो गया। अब की बार एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया इन्होंने, ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या किया इन्होंने, इन्होंने कांच की छड़ को एवोनाइट की छड़ के पास ले जाने का प्रयास किया। दोनों छड़ को पास लाने का प्रयास किया, पास लाया, किसके, एवोनाइट छड़ के पास। अब जब इन्होंने एवोनाइट और कांच की छड़ को पास लाया तो देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा आकर्षण पर लग रहा है, दोनों आपस में सट। अब उस समय तक यह बात प्रचलित थी कि कभी भी दो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते, कभी भी दो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते, और कभी भी दो अलग अलग आवेश, दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को धक्का ऑपोजिट साइड में नहीं दे सकते, माने प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। इसका मतलब तो सिंपल सा था कि ये दोनों छड़ अगर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो ये दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश है। आप पहले से ही इन्होंने बताया कि दो ही तरह के आवेश होंगे, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। अब इन्होंने कहा कि जो कांच के छड़ पर आवेश है धन आवेश है, नाम दे दिया बस। कांच के छड़ पर क्या नाम दे दिया, धन आवेश है, भाई तुमको जो करना है कर लो। और कहा कि एवोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश है। अब समझ आ गया ना, एक्सपेरिमेंट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आवेश के बारे में अब कोई गलत धारणा आपके दिमाग में बैठी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आवेश गतिशील है तो विद्युतीय बल भी लगाएगा, चुंबकीय बल भी लगाएगा, यानी चुंबक को भी आकर्षित कर सकता है और विद्युत से आकर्षित तो कर ही सकता है। लेकिन अगर आवेश विराम अवस्था में ठहरा हुआ है, प्रवाहित नहीं हो रहा है, नहीं बह रहा है, तो उस समय केवल विद्युतीय बल लगाएगा, मतलब विद्युत चल रहा है। आवेश कितने तरह के हुए, दो तरह के, धन आवेश, ऋण आवेश। कैसे पता चला, कांच के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा, एवोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा, देखा कि कांच के छड़ पर और एवोनाइट के छड़ पर दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश है। उन्होंने कहा कि कांच के छड़ पर धन आवेश है, एवोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश है। इस प्रकार आवेश टोटल दो प्रकार के। चलिए अब समझते हैं कि परमाणु जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, परमाणु, उस पर एक धन आवेश और ऋण आवेश किस प्रकार। तो सबसे पहले आप लोग इसको छाप लीजिए अपने कॉपी में, और इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, मिटा देते हैं। तो छाप लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। केमिस्ट्री में आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पदार्थ उठता है यौगिक में, यौगिक अणु में, अणु परमाणु। पदार्थ यौगिक में, यौगिक अणु में, अणु परमाणु। अब माना गया है कि परमाणु का आकार गोलाकार। मान लो आप भी, सब लोग मान रहे हैं तो हम लोग को मानने में क्या जाता है, मान लिया कि गोलाकार आकार। और ये भी माना गया कि इसके बीच में एक नाभिक है। कौन पता लगाया इसका, रदरफोर्ड लगाया। चलिए पहले से पता था, और ये भी जानकारी लोगों को था कि इस नाभिक पर प्लस चार्ज है, इसको उन्होंने नाभिक कहा। आप भी ये बात जानते हैं, और आपको ये भी पता है कि नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षाएं होती है कि नहीं होती है जी, बिल्कुल होती है। चलो तो ये है कक्षाएं, जिसको आप अंग्रेजी में सेल कहते हैं, ठीक है, या इसको आप ऊर्जा स्तर कह सकते हो। एक केमिस्ट्री की बात है, यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नाभिक का
पहले से यह धारणा चलती आ रही थी कि नाभिक में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन रहता है और प्लस न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन को हम लोग P से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से और इलेक्ट्रॉन को B से दर्शाएंगे। B से शुरू कर इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर है और इलेक्ट्रॉन की चारा जो है भागा भागा चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की चारा भागा भागा चक्कर लगाता। अब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, आवेश की बात करें न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अब कहा गया न्यूट्रॉन पर तो भैया कोई चार्ज नहीं है, परमाणु होता है उदासीन। ध्यान दीजिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। और उन्होंने यह बात पाया कि एक परमाणु के अंदर, एक उदासीन परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। क्या पाया, उदासीन परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और परमाणु तो उदासीन है, माने कहने का मतलब है टोटल चार्ज कितना है, 0 है। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो यह एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे +5 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +7 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -12 कूलम चार्ज है। बताओ इस टोटल बॉडी पे कितने चार्ज हैं? अब क्या बताओगे? 7 5 12 12 24। क्या बताओ, क्या आप कहोगे कि इस पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। क्यों नहीं है भैया? तो आप कहोगे कि 2 प्लस चार्ज है, 7 5 12 कूलम प्लस चार्ज है, 12 कूलम माइनस चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हुआ भैया? टोटल चार्ज होगा 0। उसी तरह इसका मतलब है कि अच्छा प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अब टोटल उनको 0 लाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। मान लो कि आपके पास भी 10 रुपए के सिक्के हैं, मेरे पास भी 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, हमारे पास भी 100 रुपए हैं, आपके पास भी 100 रुपए हैं। तो बताइए आपके जेब में कितने 10 के सिक्के? आपको होगी 10, मेरे जेब में कितने 10 के सिक्के? होगी 10। मतलब दोनों के जेब के सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर। उसी तरह जो यहाँ पर है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। कौन सा? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होगा, बस फर्क क्या होगा, या नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला। तो अगर सवाल आपके एग्जाम में आता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है क्यों, तो आप क्या बताएंगे सवाल का जवाब? लिखेंगे कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसके 3 मूल अवयवी कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश एवं न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, और चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर एक समान विपरीत प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, इसलिए परमाणु पर कुल विद्युतीय आवेश 0 हो जाता है, अतः परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो मेरी बातों को सुनकर कॉपी में लिख रहे होंगे, कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग केवल बैठकर मजे ले रहे हैं कि भैया कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए,
आपको अपने एग्जाम से मतलब रखना चाहिए कि आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें। आपको इसकी चिंता होनी चाहिए। कॉपी लेके बैठो, अभी भी कलम लेकर बैठो, लिखो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा, न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होगा, पूरी चार्ज ये बात क्लियर हो गया ना। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और अभी अभी हमने पढ़ा कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के मौलिक कण क्या लिखते हैं उनके नाम। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उनका द्रव्यमान, यहाँ पे लिखेंगे आवेश, और यहाँ पे लिखेंगे खोज करता था। ठीक है, तो सबसे पहला परमाणु का कण है इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ पे नाम लिख ही रहे हैं, फिर इसका संकेत ही इसके पास में क्यों ना लिख दिया जाए, ई से सूचित करते हैं। द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 केजी। केजी में लिखोगे तो 31 माइनस 31, और इसी को ग्राम में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। क्या करते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं, करोगे तो 10 की पावर माइनस। चलिए आवेश कितना होता है? तो आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। ठीक है, आगे जाकर मैं बताऊंगा आपको 1 इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है। खोजकर्ता कौन है, किसने खोजा है इसको खोजा है भैया जे थॉमसन ने। किसने खोजा है? जे थॉमसन ने। और कब खोजा है? 1897 में। कब खोजा है? 1897 से। चलिए दूसरा परमाणु का मौलिक कण है प्रोटॉन। चलिए कौन बताएंगे इसका संकेत क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया है, प्रोटॉन को हम लोग इससे सूचित करते हैं। इसका द्रव्यमान कितना होगा भैया? इसका द्रव्यमान होगा 1.674 into 10 to the power -27 kg। और ग्राम में लिखोगे तो क्या होगा? 1.674 into 10 to the power -24 ग्राम। पावर में से 3 घटा देना अगर माइनस में ग्राम में बदल जाए। और इस पर भी कितना चार्ज होता है? इस पर माइनस चार्ज होता है ना, ये चार्ज का प्रकार को लिखे ही नहीं है, ऋण आवेश होता है। और इस पे धन आवेश होगा और 1 इलेक्ट्रॉन आवेश होगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा जो है यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए प्रोटॉन की खोज करता कौन है भैया? प्रोटॉन की खोज करता है बोल्ट्जकी। ठीक है, और प्रोटॉन का खोज कब हुआ? प्रोटॉन का खोज हुआ 1887 ईस्वी में। कब हुआ? 1887 ईस्वी में। इसके बाद तीसरा मौलिक कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम से ही पता चलता है यह न्यूट्रल होता है, इसको n से सूचित करते हैं। इसका भी द्रव्यमान कितना होता है? लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, यानी 10 की पावर -27। इसको 672 कर देंगे, थोड़ा सा कम होता है, खैर कोई बात नहीं, -84। अच्छा, इस पर कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश हीन होता है, यानी कि उस कुल आवेश क्या होगा? 0 होगा। और इसके खोजकर्ता कौन है भैया? इसके खोजकर्ता है चैडविक। कौन है? चैडविक। कब हुआ है? 1932 ईस्वी। अब इसमें से आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे? बात कर लीजिए, कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे? कहा जाएगा पहला सवाल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है बताइए। तो आप कहोगे इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है, अनुपात क्या है? 1:1 है। बात क्लियर हो गया? हो जाना चाहिए, दोनों पर सेम चार्ज है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है। अच्छा, दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन की द्रव्यमान का अनुपात क्या है? अब आप 9.1 में 1.674 से तो भाग दे नहीं सकते, दोगे भी तो बहुत मेहनत लगेगा। इतना मेहनत कौन करे? केवल 10 टू द पावर से भाग देते हैं, तो 10 के पावर माइनस 31 केजी बटा 10 के पावर माइनस 27। अच्छा, केजी से केजी कट गया कि नहीं कट गया। 10 के पावर माइनस 31 की बात बताओ, नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है और प्लस में हो जाता है, तो माइनस 27 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस 27। इसका मतलब है अब बट्टा में हो जाएगा 1, इसका मतलब है कि 10 के पावर माइनस 4 बार 1। अच्छा, इसका मतलब कौन बताएगा? इसका मतलब है कि अगर हमें एक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक होगा तो प्रोटॉन 10,000 होगा, 10 के पावर 4 होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 10 का पावर माइनस 4 होगा तब प्रोटॉन 1 होगा। आप समझे? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 के पावर माइनस 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, या कहें तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 10 के पावर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। माने 10,000 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन अकेले बराबर पड़ेगा, बराबर नहीं समझिए कि भारी पड़ेगा, इतना ज्यादा वजन होता है। इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान में कभी भी हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना नहीं करते हैं। किसके द्रव्यमान की गणना करते हैं? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इस पर सवाल कैसे आते हैं आगे से संबंधित उसको देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे। मैं उसी समय से कह रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन आवेश। आखिर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा, आखिर एक इलेक्ट्रॉन आवेश है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आवेश की गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहला गुणधर्म है आवेश संरक्षण। कहने का मतलब है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश बस एक निकाय से, एक बॉडी से दूसरे निकाय, दूसरे बॉडी तक स्थानांतरित, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी ना बर्थ हो सकता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही जन्म हो सकता है, ना ही उत्पन्न हो सकता है और ना ही खत्म हो सकता है। चलिए, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से, अब निकाय मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके लिए काफी मुश्किल वर्ड हो जाएगा, एक वस्तु से, इसलिए मैंने उसकी जगह पर वस्तु लिखा। दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अब इस पर सवाल थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा आपसे लेवल से थोड़ा उठकर है, लेकिन समझिएगा मजा आएगा थोड़ा सा। मान लीजिए एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक -5 कूलम चार्ज है, यहाँ पे एक -7 कूलम चार्ज, यहाँ पे 8 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है। इन दोनों बॉडी को संपर्क में लाए। कैसे लाए? संपर्क में लाए। अब बताना है संपर्क में लाकर उसके बाद अलग करो। अब आपको यह सवाल का जवाब देना है कि बताइए ए पर कितना चार्ज है और बी पर कितना चार्ज है। कितना चार्ज? तो आप कहोगे जब आप इन दोनों को संपर्क में लाए होंगे, जब आप इन दोनों को संपर्क में लाए होंगे, -5 प्लस -7 यानी -7 और +8 +10 हो गया होगा। कहने का मतलब है कि -7 -5 -12 और 8 10 18 गया तो 6। अब आप तो जानते ही हैं जब कद्दू कटेगा तो सब में
बराबर बटेगा। उसी प्रकार जो है जब ये दोनों अलग होंगे तो आवेश भी कैसे बटेगा, बराबर बटेगा। यानी 3 कूलम चार्ज इस पे होगा, 3 कूलम चार्ज इस पे होगा। आ जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन मान लीजिए 7 कूलम चार्ज यहाँ पे मान लीजिए 7 कूलम, यहाँ पे 8 कूलम, यहाँ पे 10 कूलम। ठीक है, ए अलग है, ए अलग है। बताइए इस बॉडी की टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज बताइए। अगर यह चार्ज जो है इस चार्ज के संपर्क में नहीं है तब तो आप भी इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। क्या करेंगे, टोटल चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा 7 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस माइनस 5, यानी 7 और 15 कूलम माइनस 5 कूलम और ये हो जाएगा 10 कूलम। बात समझ में आया ना? इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक स्थानांतरित हो सकता है भैया, लेकिन नष्ट या बंधन नहीं हो सकता। चलिए दूसरा गुण पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटा दे। आवेश का क्वांटमीकरण थोड़ा सा टफ वर्ड है। क्वांटमीकरण को आप चाहे तो कर सकते हैं पैकेज्ड फॉर्म। जैसे बिस्किट का पैकेट होता है, आपको उसमें पहले से पता रहता है कि नहीं कि इसमें कितने बिस्किट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट है, एक बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक दूसरे बिस्किट के पैकेट में ज्यादा बिस्किट हो जाए? उसी प्रकार कहा गया आवेश भी एक पैकेज फॉर्म में चलता है। मतलब सबसे छोटा जो चार्ज होगा ना, सबसे छोटा चार्ज, उस पर भी एक निश्चित चार्ज होगा, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर आवेश, नेट आवेश के लीजिए कुल आवेश, नेट आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणनफल, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। अब समझिए यहाँ पर आ गया मूल आवेश। भैया उसी समय से जो आप रट रहे हो एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन आवेश, वो वास्तव में क्या है, मूल आवेश ही तो है। इसका मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अच्छा एक बात बताओ, पूर्णांक क्या होता है भैया? पूर्णांक इसको ई से शुरू करते हैं ना, मूल आवेश को, पूर्णांक को n से। पूर्णांक को पूछे तो क्या बताओगे आप? कहोगे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी आ जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। एक बात बताओ, 1/2 पूर्णांक है क्या? 4/5 पूर्णांक है क्या? 5/7 पूर्णांक है क्या? नहीं है। कोई भी पूर्णांक कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं हो सकता। कोई भी पूर्णांक कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं हो सकता। ठीक है? अब जब भी होगा तो एक पूर्ण संख्या, पूर्ण अंक को पूर्णांक, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे पूर्णांक होता है -3 2 1 0 1 2 3 4। अब मैंने क्या कहा, इस बात को हम ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैंने बता दिया। मैंने आपसे यह कहा कि किसी भी वस्तु पर नेट आवेश को मान लीजिए Q है, नहीं, आवेश जो होता है मूल आवेश की पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। मूल आवेश क्या है? E है, और उसके पूर्णांक से गुणनफल यानी n गुना E के बराबर होता है। अब पूर्णांक भैया प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसका मतलब है Q बराबर हो गया प्लस माइनस NE। यहाँ पर आपको Q समझ में आ गया, क्या है? कुल आवेश है। और भैया E क्या है? पूर्णांक है।
ई क्या, सॉरी n पूर्णांक है, ई क्या है, पूर्णांक बने 0 1 2 -1 -2 डॉट 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 जो भी लिखना चाहे पूर्णांक लिख दीजिएगा। ई क्या है, मूल आवेश है, और मूल आवेश का मान अभी अभी तो मैंने आपको बताया कितना होता है, देखो तो जरा 1.6 गुना 10 की पावर -19। आवेश के इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन लगाएंगे, विभव विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, इस सब की बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम करेंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है।